हेलो गाइस। आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा है कि मैंने एक पीडीएफ बना दी है, पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ है पूरी। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स हैं और कंसेप्ट्स हैं, वो मैंने इसी पीडीएफ में कंपाइल कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको एनसीईआरटी बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी से ही पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में गिवन है बिग बैंग थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी होती क्या है, कि एक सिंगुलैरिटी से हमारा पूरा यूनिवर्स निकलता है। ठीक है, इस सिंगुलर पॉइंट पे इनफाइनाइट टेम्परेचर होता है और इनफाइनाइट डेंसिटी होती है और वेरी वेरी लेस वॉल्यूम होता है। ठीक है, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी एंड वेरी वेरी लेस वॉल्यूम। ये थ्योरी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी है। इसका मतलब है जो हमारा यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, और ये किसने दी थी थ्योरी? लेमेटर ने, LEMAITRE। बस इतना बताना चाहिए आपके इसके बारे में। एनसीईआरटी में इसमें एक्सपेरिमेंट दे रखा है एक बलून वाला, कि बलून पे एक डॉट मारो फिर उसको फुलाओ तो वो एक्सपैंड कर रहा होता है ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सबसे पहले आता है हमारा, सबसे बड़ी चीज़ होती है इयॉन, उसके बाद आता है एरा, फिर आता है पीरियड, और फिर आता है हमारा इपोक। इयॉन, एरा, पीरियड, इपोक। इयॉन, एरा, पीरियड, फिर इपोक। ठीक है, तो आपको याद ऐसे रखना है कि सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले हमारा ओरिजिन होता है यूनिवर्स का, बिग बैंग होती है सबसे पहले 13.7 मिलियन ईयर्स अगो। 13.7 मिलियन ईयर्स अगो हमारी, बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन नहीं बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हमारा जो है बिग बैंग थ्योरी होती है। अब कुछ किसी किसी रिपोर्ट के हिसाब से ये 14.8 तक पहुंच चुका है, लेकिन हमें ये याद रखना है एनसीईआरटी में ये गिवन है 13.7। ठीक है, इसके बाद आपको जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है आपको पैलेयोज़ोइक के पीरियड। ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूँ कॉस DCP। ठीक है, पैलेयोज़ोइक के कॉस DCP, जैसे कॉस थीटा होता था ना, वैसे ही कॉस DCP। तो C से कैम्ब्रियन, O से ऑर्डोविशियन, S से सिल्यूरियन, D से डेवोनियन, C से कार्बोनिफेरस और P से परमियन। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। आपको इसमें याद रखना है सबसे पहले एक ऑर्डोविशियन एरा, इसमें सबकी आपको फिश देखने को मिलेगी। उसके बाद याद रखना है आपको कार्बोनिफेरस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है 286 से 360 मिलियन ईयर्स अगो, और यहाँ पर आपको कोल फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, कोल फॉर्मेशन, जो सबसे अच्छी क्वालिटी के कोल्स होते हैं वो कार्बोनिफेरस में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक में आपको याद रखना है क्रिटेशियस और जुरासिक। ठीक है, जुरासिक में आपको पता ही है, जुरासिक पार्क मूवी से डायनासोर्स आए थे, और क्रिटेशियस में क्या एक्सटिंक्ट हो जाते हैं डायनासोर्स। ठीक है, उसके बाद रखना है आपको टर्शरी के पीरियड्स याद, टर्शरी के इपॉक्स याद रखना है। इसको कैसे याद रखता हूँ मैं? पोएम होता है ना, पियोम्प, पियोम्प ऐसे PEOMP, वो कॉस DCP था, ये है पियोम्प। तो पी से पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्रायोसिन। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लायोसिन। ठीक है, और जो लेटेस्ट है वो है प्लाइस्टोसिन। ठीक है, बस इतना बताना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं याद करना है आपको इसमें। ठीक है, तो इसमें यही रखना है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा अर्थक्वेक के ऊपर। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, इसलिए इसमें कुछ दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी होता है एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस का दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। क्या नाम है उसका? हाइपोसेंटर। तो जहाँ से एनर्जी रिलीज होगी उसको फोकस कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है हमारा हाइपोसेंटर। ठीक है, तो इस हाइपोसेंटर के बाद जब ये एनर्जी रिलीज होकर सरफेस पे आएगी तो इस सरफेस वाले पॉइंट को कहते हैं हम एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर। एनर्जी रिलीज होती है फोकस से, जब वो सरफेस पे आकर रिलीज होगी उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये सब सीस्मिक वेव्स है। अब हम पढ़ेंगे सीस्मिक वेव्स के टाइप्स। देखो भाई, 3 तरह की सीस्मिक वेव्स देखने को मिलती है हमको। एक होती है पी वेव्स, एक होती है एस वेव्स, और एक होती है सरफेस वेव्स। पी वेव्स जो होती है वो हमारी साउंड वेव्स की तरह होती है। ठीक है, साउंड वेव्स। अब खासियत होती है साउंड वेव्स की कि साउंड वेव जो है वो हर मीडियम से ट्रैवल करती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैसियस हो। ठीक है, साउंड वेव्स सारे मीडियम से ट्रैवल करती है। इसका मतलब है जो हमारी पी वेव्स हैं वो भी सारे मीडियम से ट्रैवल करेंगी। ठीक है, तो साउंड वेव, पी वेव्स। उसके बाद आपको ध्यान रखना है साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती है। मान लो अगर वेव इधर जा रही है तो साउंड वेव भी ऐसे चलेगी, पैरेलल चलेगी किसके? वेव प्रोपोगेशन के। ठीक है, जब ऐसे ऐसे चलेगी, ये ऐसे ऐसे चलेगी तो ये करेगी स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग एक्शन। ठीक है, तो पी वेव्स साउंड वेव्स की तरह होती है, कौन सा एक्शन करती है? स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग। उसके बाद आती है एस वेव्स। आपको याद रखना है एस से एस वेव्स और एस से सॉलिड्स। तो जो एस वेव्स होती है वो सिर्फ सॉलिड से पास होती है। ठीक है, और इसी वजह से ये शेडो जोन्स बनाती है। तो एस वेव्स कहाँ से पास होती है? सिर्फ सॉलिड से पास होती है।
और एस वेव जो है अगर वेव ऐसे चल रही है तो ये परपेंडिकुलर चलती है, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी क्रेस्ट्स एंड ट्रफ, क्रेस्ट्स एंड ट्रफ बनाएंगे हमारी एस वेव्स। उसके बाद आती है सरफेस वेव, सबसे डिस्ट्रक्टिव यही होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हमको एस वेव्स देखने को मिलती है। तो बस याद रखना है आपको, पी वेव्स स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग, एस वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन, और एस वेव पी वेव्स साउंड वेव्स की तरह होती है, हर मीडियम से ट्रैवल करेंगी, और एस वेव्स जो है वो सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करेंगी। उसके बाद देखो ये आ गए हमारे शेडो जोन्स। देखो भाई पी वेव्स जो है वो हर मीडियम से ट्रैवल करती है क्योंकि साउंड वेव्स की तरह होती हैं। आपको देखना है ये वाला पार्ट, ठीक है। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, फिर आता है कोर। ये जो आपको कोर दिख रहा है, इस कोर की जो बाहर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं आउटर कोर, आउटर कोर। और ये आउटर कोर बना होता है लिक्विड का, किसका, लिक्विड का, ठीक है। आउटर कोर बनता है लिक्विड का। तो पी वेव्स जो है जब इस आउटर कोर पे आती है, यहाँ पर पी वेव्स आगे यहाँ टकराई, ये पास तो हो जाती है पी वेव्स लिक्विड से भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर फिर यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी फिर से लिक्विड है, अंदर सॉलिड था उसके बाहर लिक्विड था, जब यहाँ पर आई दोबारा लिक्विड में फिर डिफ्लेक्ट हो गई थोड़ा थोड़ा, तो ये थोड़ा सा इसमें शैडो जोन बन जाता है पी वेव्स का, ठीक है। उसके बाद देखो एस वेव्स पे आते हैं। हमें पता है एस वेव्स कहाँ से पास नहीं होती है, लिक्विड से भी पास नहीं होगी और गैसेस मीडियम से भी पास नहीं होगी। तो एस वेव जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगी हमारे आउटर कोर के, क्योंकि आउटर कोर हमारा लिक्विड है तो यहाँ से ये पास ही नहीं होंगी और सीधा डिफ्लेक्ट हो जाएंगी आउटर कोर से ही, और ये इतना बड़ा एक शैडो जोन बनाएगी, ठीक है। तो कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन कि शैडो जोन किसका बड़ा है, तो हमें याद रखना है एस वेव्स का शैडो जोन बड़ा है। उसके बाद हम देखो अर्थक्वेक में एक दो चीज़ें दे रखी हैं एनसीईआरटी में। एक दे रखा है कि मैग्नीट्यूड कैसे नापते हैं और इंटेंसिटी कैसे नापते हैं अर्थक्वेक्स की। तो मैग्नीट्यूड मेज़र होता है रिक्टर स्केल से, ठीक है, रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मेज़र होता है। इंटेंसिटी मेज़र होती है मर्कली स्केल से, ठीक है। रिक्टर स्केल में रीडिंग होती है 1 से 10, मर्कली स्केल में होती है 1 से 12। मैग्नीट्यूड का मतलब कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये नापेगा कौन, रिक्टर स्केल। इंटेंसिटी का मतलब कितना डैमेज हो रहा है, ये कौन नापेगा, ये नापेगा हमारा मर्करी स्केल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो लिथोस्फीयर होता है, किसी किसी को गलत फहमी होती है कि लिथोस्फीयर का मतलब सिर्फ क्रस्ट होता है, ऐसा नहीं है। क्रस्ट प्लस आउटर मोस्ट जो मेंटल होता है वो दोनों मिला के हमारा लिथोस्फीयर बनाता है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट भी और मेंटल भी। उसके बाद एक लेयर होती है एस्थोनोस्फीयर। इसी एस्थोनोस्फीयर से हमारा लावा या मैग्मा बाहर आता है। लावा नहीं आता, लावा तो बाहर कहते हैं, उसे कहते हैं मैग्मा। मैग्मा बाहर आता है कहाँ से, एस्थोनोस्फीयर से। और एस्थोनोस्फीयर होती है सेमी सॉलिड लेयर, ठीक है, जेली लाइक होती है, इसे कहते हैं सेमी सॉलिड लेयर, ठीक है। उसके बाद हमें इन जो लेयर्स हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर्स हैं, इनमें हमें कुछ डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। इसको ऐसे याद रखते हैं हम, मैं याद रखता हूँ CMRGL से। C से कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी, M से मोहो, R से रेपिटी, G से गुटनबर्ग और L से लेहमन। कॉन्ड्रेड, मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग, लेहमन, ठीक है। कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी, गुटनबर्ग एंड लेहमन, ठीक है। आपको ऐसे याद रखनी है ये सीक्वेंस में। नेक्स्ट चलते हैं हम वॉल्केनोस की तरफ, ठीक है। देखो भाई वॉल्केनोस सबको बताओ क्या होता है, बस एक चीज़ याद रख लो, यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है कि जो काल्डेरा टाइप वॉल्केनोस होते हैं ना वो सबसे एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। काल्डेरा टाइप वॉल्केनोस सबसे एक्सप्लोजिव होता है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कुछ इनके लैंड फॉर्म्स में। तो देखो भाई बैथोलिथ क्या होता है सबको पता है, जहाँ पर मैग्मा नीचे कूल हो जाता है, ठीक है, जहाँ से मैग्मा सप्लाई होता है उसी को हम बैथोलिथ कहते हैं। उसके बाद आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ कैसे याद रखता हूँ मैं, बूमरैंग की तरह, ठीक है। कोई चीज़ फेंकते हैं, मतलब मान लो बूमरैंग फेंक रहे हैं, बूमरैंग ऐसे होता है ना, तो ऐसी सिंक्लाइंस और एंटी सिंक्लाइंस बनाता है हमारा फैकोलिथ, ठीक है। फैकोलिथ बूमरैंग की तरह होता है और ये बनाता है सिंक्लाइंस और एंटी सिंक्लाइंस, देखो बूमरैंग की तरह लग रहा है ना। उसके बाद आता है सिल और आता है डाइक। सिल का मतलब अगर वॉल्केनो हॉरिजॉन्टल मैग्मा है हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन होगी उसे सिल कहते हैं, वर्टिकल डिपोजिशन होगी तो उसे डाइक कहते हैं। नेक्स्ट देखो आता है लैकोलिथ और आता है लैपोलिथ। इसमें कन्फ्यूजन होती है, देखो ऐसे याद रखना है, लैकोलिथ, इसमें सी आ रहा है तो ये सी को ऐसे कर दो, तो ऐसे जो बनेगा वो बनेगा हमारा लैकोलिथ। उसके बाद आता है लोपोलिथ, लोपोलिथ, इसमें पी आ रहा है और पी ऐसे है, तो डोम शेप जब बनेगा तो लैपोलिथ होगा। और फैकोलिथ तो हमको पता ही है कैसा है, ऐसे बूमरैंग की तरह, ठीक है। तो डोम शेड हमारा लैकोलिथ बनेगा उल्टा सी ऐसे, और लोपोलिथ हमारा सॉसर शेप्ड होगा ऐसे, ठीक है। पी ऐसे है, सी ऐसे है, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम
अगले चैप्टर पे। देखो भाई इस चैप्टर में दे रखा है कुछ थ्योरीज, तो आपको सबसे पहले सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे पहले आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर, 1912 में देगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें वही है कि कॉन्टिनेंट्स हमारे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर जा रहे हैं, जिक्सॉ पजल बना रहे हैं। उसके बाद आती है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। आर्थर होम्स जो है 1930 में अपनी सीसीटी देते हैं। इस थ्योरी के अंडर क्या था, उन्होंने बताया था कि भाई एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी लग रही है जिससे ये मूव कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हैरी हेस अपने एक्सपेडिशन से दिखाएंगे कि जो हमारा सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, मिड ओशनिक रिजेस बन रही हैं, ठीक है। सबसे पहले CDT, फिर CCT, उसके बाद SFS दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और इन सबको कंबाइन करके और इसमें कुछ रिफाइनमेंट करके आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये 1967 में आई थी, आपको ईयर याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ज्योग्राफी की। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इसे कितने लोगों ने दिया है, 3 लोगों ने। इन तीनों के आपको नाम रटे हुए होने चाहिए, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ठीक है। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, कभी भी पूछ सकता है UPSC क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन क्या बनाते हैं, हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जो आप बीच पे जाते हो, जो स्लोप कर रहा होता है ना बीच से ऐसे आगे को, उसे कहते हैं शेल्फ। उसके बाद आता है शेल्फ ब्रेक, एकदम से ढलाई शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं शेल्फ ब्रेक। जिस पॉइंट से ऐसा ब्रेक सा आता है जिसमें स्टीप हो जाता है लैंडफॉर्म, उसे कहते हैं शेल्फ ब्रेक। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये स्लोपिंग बाउंड्री, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और लास्ट में आता है हमारा फ्लोर ऑफ ओशन, उसे कहते हैं एबेसल फ्लोर, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही होता है, ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिव हमारे एबेसल फ्लोर मिलते हैं। जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं वैसे ही प्लेन्स हमें एबेसल फ्लोर में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। आपको पता है क्या, ये पता होगा कि ये दोनों एक ही जगह कॉन्साइड करते हैं, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स, ठीक है। इसे कहते हैं हम रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये स्प्रेडिंग साइड्स हैं, यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स चल रहा होता है, ठीक है। प्लेट्स एक दूसरे में कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही होती है। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो हमारे एल्पाइन हिमालयन के वॉल्केनोज हैं, एल्पाइन हिमालयन वॉल्केनोज हैं, ये जो रीजन है एल्पाइन हिमालयस का, ये वाला इंडिया के ऊपर वाला रीजन जहाँ पर हिमालयाज है, वहाँ पर हमें डीप फोकस अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ठीक है। सबडक्शन हो रहा होता है ना, इसीलिए हमें डीप फोकस अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, कहाँ पर, हिमालयन रीजन में। उसके बाद जो ये मिड ओशनिक रीजन्स वाले होते हैं, यहाँ होता है डाइवर्जेंस, और यहाँ पर हमें शैलो फोकस अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो जहाँ पर हमारा सबमर्जेंस होगा वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे डीप फोकस अर्थक्वेक, और जहाँ डाइवर्जेंस होगा वहाँ देखने को मिलेंगे शैलो फोकस अर्थक्वेक्स। उसके बाद आती है हमारी प्लेट बाउंड्रीज। तो आप सबको पता है 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। अगर कन्वर्ज करेगा तो उसे कहेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्ज करेंगे प्लेट्स तो उसे कहेंगे डाइवर्ज प्लेट बाउंड्रीज, और एक दूसरे के साइड साइड चलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ तो ऐसे ही हमारा अर्थ क्या है, देखो ये प्लेट्स इधर उधर मूव कर रही है ना एक दूसरे पे, और लास्ट में जाके ऐसे कंडेंस हो गई, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लूँ, प्यास लग गई मेरे को। नेक्स्ट देखो प्लेट्स आ जाती है हमारी। तो हमारी कुछ प्लेट्स होती हैं जैसे माइनर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स। आपको बस माइनर प्लेट्स के नाम याद होना चाहिए। माइनर प्लेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट है वो है कोकोस प्लेट, ठीक है, कोकोस प्लेट। उसके बाद है नास्का प्लेट। ये नास्का प्लेट यहाँ पर दिखेगी आपको अमेरिका के पास, ये रही नास्का प्लेट। उसके बाद आपको अरेबियन प्लेट याद रखनी है माइनर प्लेट में, ये रही अरेबियन प्लेट। फिलीपींस प्लेट, ये रही फिलीपींस। कैरोलिन प्लेट, ये रही ऑस्ट्रेलिया के पास। और फूजी प्लेट्स आपको यहाँ पर मिलेगी जापान के पास, ठीक है। एनसीईआरटी में एक और फैक्ट गिवन है कि जो फास्टेस्ट मूविंग प्लेट है वो है हमारी ईस्ट पैसिफिक राइज। ईस्ट पैसिफिक राइज हमारी फास्टेस्ट मूविंग प्लेट है। और सबसे स्लोवेस्ट मूविंग प्लेट क्या है, हमारी आर्कटिक रिज। और एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम भी गिवन है जिसमें इंडियन प्लेट मूव करते हुए दिखा रहे हैं। आपको बस याद रखना है कि इंडिया में जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट इंडियन ओशन में एक जगह है, इस जगह से पास हुआ था तो वॉल्केनिज्म हुआ था, जिसकी वजह से हमारे डेक्कन ट्रैप्स बने थे। ये डेक्कन लावा प्लेट्यू तभी बना था, ठीक है। उसके बाद इंडिया ऊपर 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 आता है, यहाँ टकराता है, और यहाँ होता है कॉन्टिनेंट कोलिजन, ठीक है। यहाँ सबडक्शन होता है, और जब सबडक्शन होता है तो यहाँ पर हमारे डीप फोकस अर्थक्वेक्स बनते हैं। डीप फोकस अर्थक्वेक्स हमने अभी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला चैप्टर आ गया ये
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। एनसीईआरटी कभी भी पूछ लेगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कभी भी पूछ लेगा। देखो एनसीईआरटी एक बार एक चीज़ पूछ चुका है, उसने वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ओशन में है कि ग्राउंड वाटर में है कि आइस कैप्स में मिल जाता है कि लेक्स में है। ठीक है, अगर वो भी पूछ सकता है यूपीएससी, तो ये क्यों नहीं, ये भी पूछ सकता है। तो मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आपको याद होना चाहिए। तो देखो कैसे याद करते हैं, ये सीक्वेंस बहुत आसान है। इसका निमोनिक बनाया था मैंने खुद ही, ओ साई CSP सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में पास करा दो, ऐसा करके। ठीक है, ओ साई साई भगवान होते हैं ना, CSP प्रिपरेशन में पास करा दो। तो ओ से आता है हमारा ऑक्सीजन, साई में S से आता है हमारा सिलिकन, ए से आता है हमारा एल्यूमिनियम, आई से आता है हमारा आयरन, फिर ओ साई, फिर CSP, सी से आता है कैल्शियम, S से सोडियम, P से पोटेशियम और M से मैग्नीशियम। ऐसे याद रखना है आपको, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो है फेल्ड्सपर। फेल्ड्सपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और फेल्ड्सपर किससे बना होता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। तो जब ऑक्सीजन सिलिकॉन से कोई चीज़ बनेगी तो सबसे मैक्सिमम ही तो होगी, क्योंकि उनका वेट देखो कितना है हमारे एलिमेंट्स में। ठीक है, याद रखना है आपको फेल्ड्सपर। उसके बाद चलते हैं हम सीधा रॉक साइकिल पे। देखो रॉक साइकिल आपको ये नहीं याद होना चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको याद होना चाहिए इग्नियस। सबसे पहले बताओ इग्नियस, इग्नियस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस को कहते हैं हम प्राइमरी रॉक्स। हर चीज़ यहीं से बनती है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में अगर स्लो कूलिंग होती है तो वहाँ पर जो मिनरल के ग्रेन्स होते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं। ठीक है, और फास्ट कूलिंग होगी तो डिग्रेडेशन वगैरह होगा, जिससे ग्रेन्स का साइज़ हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि इग्नियस में हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह नहीं मिलते हैं ना। उसके बाद देखो इग्नियस के कुछ एग्जांपल, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट और पैग्माटाइट। ये आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, पैग्माटाइट किसके एग्जांपल्स हैं, इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। अगर चलते हैं सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री पता है आपको, सेडिमेंट डिपॉजिट होके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है। ये रॉक्स में होता है लिथिफिकेशन, मतलब एक रॉक आई, फिर इसके ऊपर दूसरी रॉक आई, फिर तीसरी आई, चौथी आई, ऐसे करके लिथिफाई होता है। तो यहाँ पर हमारा लिथिफिकेशन होता है। उसके बाद देखो एग्जांपल्स इनके, जैसे लाइमस्टोन हो गया, कोल हो गया, चर्ट हो गया, पोटैश हो गया, किसके एग्जांपल्स हैं, हमारे सेडिमेंट्री के। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर जो प्रोसेस होते हैं उसे कहते हैं फोलिएशन, लिनिएशन या बैंडिंग। अलग अलग बैंड्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बैंड्स बनते हैं अलग अलग रॉक्स के, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक के एग्जांपल है हमारे ग्रेनाइट, स्लेट और मार्बल। उसके बाद चलते हैं हम डेनुडेशन प्रोसेसेस पे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेदरिंग, मास मूवमेंट्स और इरोजन में डिफरेंस। देखो भाई, वेदरिंग होता है इन सिटू, उसी साइड पे अगर ये रॉक रखा है तो इसका वेदरिंग यहीं पर होगा, कहीं और नहीं होगा। ठीक है, मास वेस्टिंग और इरोजन में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, वेदरिंग में कोई मूवमेंट नहीं होता है। मास मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन ये ग्रेविटी की हेल्प से होता है। ठीक है, ग्रेविटी इसको मूव कराएगी, जैसे लैंडस्लाइड। और इरोजन में इसमें होता है भाई, इसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रिवर वाटर। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद देखो वेदरिंग इज़ नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। ये एग्जैक्टली लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि वेदरिंग जो है ज़रूरी नहीं है कि मास मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बिना वेदरिंग के भी मास मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ गिवन एनसीईआरटी में कि ह्यूमस जो है, ह्यूमस वो कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वार्म क्लाइमेट, क्योंकि वार्म क्लाइमेट में हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है जो ह्यूमस को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले चैप्टर में। गिवन है कि रनिंग वाटर एक एजेंट है, जो कि मतलब जो रिवर्स है हमारी वो कैसे पास होती है, पहले यूथ स्टेज होता है रिवर्स का। ठीक है, वाटरफॉल्स वगैरह बनाती है, फिर मेच्योर ओल्ड स्टेज में मेंडर्स बनाती है। ठीक है, डेल्टास वगैरह बनाती है, ये सबको पता होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक दो तीन डायग्राम दे रखे हैं उसी चैप्टर में। देखो भाई, उसने एक डायग्राम दे रखा है एक कैनियन का, जो कि कोलोराडो रिवर के ऊपर है। ठीक है, अब यूपीएससी कभी भी पूछ लेगा आपको, ये क्यों पूछ लेगा, क्योंकि देखो उसी के नीचे एक और डायग्राम है उसके अगले पेज पे, जो कि डायग्राम है बूढ़ी गंडक का। और यूपीएससी 2023 या 24 में 23 में ही पूछा है उसने, कि उसने वो रखा था कबरताल लेक कौन सी रिवर पे है, कबरताल या उक्सबो लेक कहाँ पर है, उसने गंडक दे दिया था, लेकिन वो गंडक नहीं है भाई, वो बूढ़ी गंडक है। याद रखना है आपको। तो अगर ये पूछ चुका है तो ये भी पूछेगा। कोलोराडो के ऊपर कैनियन है, ग्रैंड कैनियन, याद रखना है आपको। और कोलोराडो रिवर कहाँ ड्रेन करती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है,
कैलिफोर्निया में टर्न करती है हमारी कोलोराडो रिवर। उसके बाद एक और गॉर्ज दे रखा है वहाँ पर, तमिलनाडु में है, जिसका नाम है होगनेकल गॉर्ज। ठीक है, होगनेकल गॉर्ज। अब ऐसा वो मैच द फॉलोइंग में दे देगा, होगनेकल फॉल्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। या एक और दे देगा कौन से रिवर पे है, तो कावेरी रिवर पे है। ठीक है, तो ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो पे, बूढ़ी गंडक पे एक मेंढर है कबरदाल वाला। होगनेकल फॉल्स कहाँ पर है, गॉर्ज कहाँ पर है, तमिलनाडु में, कौन सी रिवर के ऊपर है, कावेरी के ऊपर। ठीक है, ये तो टेरेसेस है, आप सबको पता ही होता है, ये ऐसे मेंढर बनाती है हमारी रिवर्स। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। हाँ देखो, अब आते हैं पढ़ने वाली चीज़ें, कास्ट लैंडफॉर्म्स। देखो भाई, कास्ट लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, लाइमस्टोन वाले लैंडफॉर्म्स को, लाइमस्टोन वाले एरियाज़ में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, KARST कास्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे बनता है स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं बता दूँ। देखो भाई, नीचे से ऊपर से, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, ग्राउंड से, इसे कहते हैं स्टैलेग्माइट। इसमें जी है ना, जी से याद रखना ग्राउंड। नीचे से ऊपर को बनेगा वो बनेगा स्टैलेक्टाइट, ऊपर से नीचे को बनेगा उसे कहेंगे जो नीचे से ऊपर को बनेगा उसे कहेंगे स्टैलेग्माइट, और जो ऊपर से नीचे बनेगा उसे कहेंगे स्टैलेक्टाइट्स। ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो उसे कहते हैं पिलर। ठीक है, यहाँ पर सिंक होल्स भी बनते हैं, यहाँ पर कोलैप्स सिंक्स, मतलब कोलैप्स हो जाती है जो केव, उसे कहते हैं डोलिन। ठीक है, डोलाइन या डोलिन। ठीक है, और इन सबको कहते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्लेशियर डिपोजिशन फीचर्स पे। आपको यहाँ पर कुछ नाम से याद होना चाहिए, जैसे यूपीएससी बोल देगा कि एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आर रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, ये ग्लेशियल फीचर से रिलेटेड है। आपको ड्रमलिन्स में पता होना चाहिए कि ड्रमलिन जो है वो डायरेक्शन बताते हैं ग्लेशियर मूवमेंट की। ठीक है, ये ड्रमलिन है, अगर ऐसा है तो ये डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन कैसे बता रहा है कि ग्लेशियर ऐसा है और ऐसे चला गया। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि ड्रमलिन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स किसके, ग्लेशियर के। देखो, ये होता है सर्क। ठीक है, ये इरोड हो गया वाला एरिया, और यहाँ पर एक लेक बन जाएगी, इसे कहते हैं सर्क लेक या टान लेक। टान लेक भी कहते हैं इसको। हॉर्न्स तो आपको पता ही है, टॉप होता है किसी चीज़ का। ठीक है, हेडवर्ड इरोजन होगा अगर सर्क वॉल्स का, तो वो बनाएगा हॉर्न्स। उसके बाद मोरेन्स हो गया, ये कुछ नहीं होता, डिपोजिशन होते हैं ये। ठीक है, छोटे छोटे डिपोजिशन होते हैं, उन्हीं को मोरेन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं विंड्स, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में आपको पता होना चाहिए बस बारचन्स क्या होता है। बारचन्स, ये रहे बारचन्स। क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स को हम कहते हैं बारचन्स। ठीक है, बस आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, जो इसकी जो ये डायरेक्शन होती है, जो ये पॉइंट्स है ना इसके, ये डायरेक्टेड अवे होते हैं। दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम विंड डायरेक्शन, फ्रॉम विंड डायरेक्शन। जहाँ विंड की डायरेक्शन होगी उससे अवे होंगे। अगर विंड ऐसे चल रही है तो ये इधर की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये भी याद को रखनी है, हमने पीछे याद करा ना एलिमेंट्स कैसे हैं, तो OSCE मेंस में पास करा देना, ऐसा करके है ना। तो ये क्या हो गया, हाँ, OSCE मेंस में पास करा देना, CSP प्रिपरेशन में पास करा देना, ऐसा करके। तो यहाँ पर भी आपको एक निमोनिक याद रखना है, परमानेंट गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, कभी भी पूछ सकता है ये, तो ऐसे याद करना, करो इसको। नो AC ऑन नेशनल हाईवे टू नॉन जेंजी। नॉन जेंजी को AC नहीं मिलेगा नेशनल हाईवे पे। तो सबसे पहले है नो AC ऑन नेशनल हाईवे, ऑन कुछ नहीं है, नो AC ऑन नेशनल हाईवे टू नॉन जेंजी। तो नो से हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये तो सबको पता है, 78-20 रेशियो है इसका। तो नो हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद है हमारा AC, दैट इज आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नो AC, आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड कम है आर्गन से, आर्गन ज़्यादा है। तो नो AC, फिर नो AC ऑन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे N से क्या है हमारा, नियॉन है सॉरी, और H से हमारा हीलियम है। उसके बाद टू से आता है क्रिप्टो करेंसी जैसा, क्रिप्टॉन या क्रिप्टो है जो भी। उसके बाद नॉन से आया जेनॉन, और जेंजी से आया हाइड्रोजन। ठीक है, तो नो से नाइट्रोजन ऑक्सीजन, AC से आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, NH से नियॉन हीलियम, 2 से क्रिप्टॉन, नॉन से जेनॉन, और जेंजी से हाइड्रोजन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर सबको पता है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर ट्रोपोपॉज होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपोज, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हमको क्या मिलता है, ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। उसके बाद और चीज़ ध्यान रखनी है कि थर्मोस्फेयर मीजोस्फॉस के ऊपर होता है आइनोस्फेयर। इस आइनोस्फेयर से हमारी रेडियो वेव्स डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, रेडियो वेव्स यहीं से डिफ्लेक्ट होती हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, NCERT क्वेश्चन पूछ चुका है कि नदर्न हेमिस्फेयर में
दिसंबर 22 को क्या होता है नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सॉल्स्टाइस, जून 21 को होता है समर सॉल्स्टाइस। जून 21 होगा तो 0 डिग्री इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन होगा, 20 डिग्री पे 13 घंटे 12 मिनट, 40 डिग्री पे 14 घंटे 52 मिनट, 60 डिग्री पे 18 आवर्स 27 मिनट्स और 90 डिग्री पे 6 महीने की सनलाइट देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, उसके बाद सोलर रेडिएशन, ये तो हीट वेव है, ये तो आपको पता ही होता है, बजट, हीट बजट, इसमें कुछ याद करने वाली बात है नहीं। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, डेटा याद रखना है कि कितनी कैलोरी रिसीव होती है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट, सनरेज इतनी कैलोरी हमको देता है। ठीक है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भाई आ गया बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। इस डायग्राम से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, 23 में भी 24 में भी। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर ऑन मंथ ऑफ जनवरी। आपको ध्यान रखना है जो आइसोथर्म्स होते हैं, लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, उन्हें आइसोथर्म्स कहते हैं। आइसोथर्म्स जो होते हैं वो जनवरी में ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जुलाई। ठीक है, मतलब विंटर्स में ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स, इतना ध्यान रखना है आपको। देखो भाई, आपको इस प्लेस पे थोड़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वार्म ओशन करंट्स हैं, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक, जिसकी वजह से ये एरिया क्या हो गया, वार्म हो गया। ठीक है, यही यूपीएससी ने पिछले साल क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन पूछा है कि प्रेजेंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक दिस ओशन कोल्डर। अब खुद बताओ, कोल्डर होगा वार्मर होगा? कोल्डर नहीं होगा भाई, वो वार्मर होगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये वही वाला है, टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जुलाई, जनवरी, रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिल रहा है हमें जनवरी जुलाई के बीच में। अब देखो ये वाला पार्ट, ये है साइबेरिया, यहाँ हमें हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिल रही है कि कॉन्टिनेंटैलिटी है, कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है जनवरी और जुलाई में। नेक्स्ट है आइसोबार्स, लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। तो ये है हमारा ITCZ। आपको पता है इक्वेटर पे होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये है लो प्रेशर बेल्ट ITCZ की। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, वैसे सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। ठीक है, उसके बाद प्रेशर इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, समर्स और समर्स एट द नदर्न हेमिस्फीयर, इतना कुछ काम का नहीं है ये। ठीक है, बस आपको ये वाला याद रखना है, आइसोथर्म्स वाला, आइसोबार्स वाला आपको ध्यान रखना है बस कि इक्वेटर पे लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल एरियाज में हाई प्रेशर, सब पोलर में लो प्रेशर और पोलर्स में हाई प्रेशर। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है डायग्राम। देखो भाई, इक्वेटर में क्या होता है ITCZ, जिसकी वजह से लो प्रेशर है, विंड्स कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती है, ऊपर उठती है ऐसे। ठीक है, इक्वेटर लो प्रेशर बनता है, उसके बाद जाती है सबसाइड करती हैं और ये बनाता है हमारा हेडली सेल। क्या बनता है? हेडली सेल। उसके बाद दोबारा उठती हैं ऊपर, उसके बाद इधर जाके नीचे आएंगी दोबारा, ये कहेंगे फेरल सेल। ऐसे चलता रहता है और ऊपर बनता है पोलर सेल। हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में बनती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जिसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और फेरल और पोलर सेल के बीच में बनेगी पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद लैंड ब्रीज, सन ब्रीज सबको पता है आपको। गर्मी हो गई, दिन में गर्मी हो गई, लैंड हीट हो गया, हीट हो गया तो लो प्रेशर बन गया, जिससे सर्कुलेशन शुरू हो गई। नाइट टाइम में क्या होगा कि जो लैंड है कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा तो हाई प्रेशर हो जाएगा, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेंगी। ठीक है, ये सबको पता होता है। कोल्ड फ्रंट्स, उसके बाद वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। वार्म फ्रंट्स क्या होते हैं? जब वार्म एयर मूव करती है किसके एरिया में? कोल्ड एयर मास के एरिया में, उसे कहते हैं वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट क्या होता है? जब कोल्ड एयर मूव करती है वार्म फ्रंट के एरियाज में। और ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है कि जब वार्म एयर फुल्ली लिफ्टेड हो जाती है। ठीक है, कोल्ड फ्रंट उसको धक्का मार के ऊपर उठा देगा, उसे कहेंगे हम वार्म फ्रंट, उसको कहेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये डायग्राम कभी भी नहीं आएगा प्री में। ठीक है, बस याद रखना है आपको कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायनेमिकली इंड्यूस साइक्लोन्स। डायनेमिकली इंड्यूस, क्योंकि ये फ्रंट फॉर्मेशन से बनते हैं ना, इसलिए इन्हें कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड साइक्लोन्स। ठीक है, और जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम थर्मली इंड्यूस्ड। वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बनते हैं, उन्हें कहेंगे हम थर्मली इंड्यूस्ड साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा साइक्लोन, ये हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी आई होती है, यहाँ पर इस आई में जो टेम्परेचर्स होते हैं वो हाई होते हैं, टेम्परेचर्स हाई होते हैं। यहाँ हमें क्लीन स्काइज देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट होती है। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये देखो आ गया वाटर ऑन अर्थ सरफेस का, जो यूपीएससी एक बार पूछ चुका है। इस पर याद ध्यान रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा ओशंस रिजर्वायर कहाँ मिलेंगे हमको वाटर के?
ओशंस में, फिर आइस कैप्स में, उसके बाद ग्राउंड वाटर में, फिर लेक्स में, फिर सॉइल में, उसके बाद एटमॉस्फेयर में, उसके बाद स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में। स्ट्रीम्स रिवर में सबसे कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? ओशंस में, फिर आइस कैप्स में, ग्राउंड वाटर्स में, फिर लेक्स में, फिर सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ठीक है। उसके बाद हम कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में आते हैं। इस क्लासिफिकेशन में यूपीएससी ने अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। सीडीएस में पूछा है हालांकि, लेकिन सिविल सर्विसेज में तो नहीं पूछा है। तो आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। वैसे ही ज्योग्राफी ऑप्शनल का समान है, ठीक है। कंटेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है, एनसीईआरटी में बस गिवन है ये। आपको पता होना चाहिए ए टाइप क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल, बी टाइप क्लाइमेट होता है ड्राई क्लाइमेट। ए ट्रॉपिकल होता है, बी ड्राई होता है, सी होता है वार्म टेम्परेट, सी होता है वार्म टेम्परेट टाइप, डी होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, कोल्ड क्लाइमेट मान लो। ई होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई होता है कोल्ड क्लाइमेट्स, और एच होता है हाईलैंड्स, ठीक है। ए ट्रॉपिकल, बी ड्राई, सी वार्म टेम्परेट, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, ई है कोल्ड क्लाइमेट्स और एच है हाईलैंड्स, ठीक है। अब आपको रखना है, ये देखो ये रही इसकी कुपन क्लासिफिकेशन। ए होता है हमारा ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ए एफ का मतलब है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। ए एम का मतलब है मानसून में बारिश होगी। ए डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई सीजन, विंटर ड्राई सीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, इसमें क्या है विंटर ड्राई रहता है, ठीक है। ए एफ का मतलब कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा, हमेशा बारिश होगी। उसके बाद है बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, बी एस एच, बी डब्ल्यू एच, बी एस के, बी डब्ल्यू के, बी एस। आपको एच याद रखना है, एच का मतलब है हॉट, के का मतलब कोल्ड, कोल्ड का मतलब कोल्ड, एस का मतलब सेमी एरिड और डब्ल्यू का मतलब एरिड। तो बी एस एच, बी तो हमारा हो गया ड्राई, एस का मतलब सेमी एरिड और एच का मतलब हॉट। तो सेमी एरिड, सेमी एरिड का मतलब स्टेपी, तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी। डब्ल्यू एच का मतलब सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। फिर मिड लैटिट्यूड स्टेपी, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, ठीक है। सी होता है हमारा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, डी होता है कोल्ड स्नो क्लाइमेट्स, ई होता है कोल्ड क्लाइमेट्स और एच होता है हमारे हाईलैंड्स। आपको बस याद रखना है ए एफ क्या होता है, ए एम क्या होता है मानसूनल वाला, और ए डब्ल्यू क्या होता है, बस। इससे ज़्यादा कुछ याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं शेल्फ लेक वगैरह। हाँ देखो भाई, उसके बाद ओशन में जा रहे हैं हम, नीचे डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने 500 मीटर्स क्रॉस किया ओशन की डेप्थ में, उसके बाद एक ये वाला लेयर आएगी, ठीक है। इस लेयर को कहते हैं हम थर्मोक्लाइन, जिसके बाद से ओशन का टेम्परेचर बहुत जल्दी डिक्लाइन हो जाएगा। इस लेयर में टेम्परेचर जो होता है ओशन का वो बहुत जल्दी डिक्लाइन होता है, इसे वो कहते हैं हम थर्मोक्लाइन लेयर, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं, हाँ एक और ये फैक्ट गिवन है एनसीईआरटी में कि जो हाईएस्ट सैलिनिटी है लेक्स में वो देखने को मिलती है हमें लेक वैन में। लेक वैन का है हमारा टर्की में। उसके बाद देखने को मिलती है नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट है डेड सी में। डेड सी कहाँ पर है? इसराइल जॉर्डन के बॉर्डर पे। उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक, ये कहाँ पर है? यूएसए में है ये हमारा, ठीक है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक्स कहाँ है हमारा? यूएसए में। उसके बाद इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली, ये शायद न्यू एनसीईआरटी में है, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है। जो ये कुछ टेबल्स है ना, ये न्यू एनसीईआरटी से लिए है मैंने, ठीक है। 11th की न्यू एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ ऐड कर दी। डिजॉल्व सॉल्ट्स का देखना है हमें। सबसे ज़्यादा कौन सा डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं ओशन में? क्लोरीन, उसके बाद सोडियम, ठीक है। लोगों को लगेगा कि NaCl होता है तो सबसे ज़्यादा Na होगा, सोडियम होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा है क्लोरीन, फिर है सोडियम, फिर है सल्फेट CSSMCP, ऐसे याद रखो CSSMCP, MCP, C से क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, फिर M से मैग्नीशियम, C से कैल्शियम, P से पोटेशियम। इतने बहुत है। टॉप 3 याद रख लोगे तभी भी चल जाएगा। याद रखना है कि सोडियम जो है वो कम है कैल्शियम क्लोरीन से, तो क्लोरीन, सोडियम और सल्फेट, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, CSSMCP। उसके बाद सरफेस सैलिनिटी ऑफ द वर्ल्ड ओशन। हमें यह ध्यान रखना है कि इंडियन ओशन में जो ये वाला एरिया है अरेबियन सी वाला और ये बे ऑफ बंगाल, इनमें ज़्यादा सैलिनिटी किसकी है? ज़्यादा सैलिनिटी है अरेबियन सी की, क्योंकि यहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होता है। और ये कम है बे ऑफ बंगाल की, क्योंकि यहाँ बहुत सारी रिवर्स ड्रेन कर रही होती है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको, मेडिटेरियन सी की हाईएस्ट सैलिनिटी है, क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा रिवर ड्रेन नहीं करती है, ठीक है। और क्लोज्ड है तो यहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कुछ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का गेम, ठीक है। ये देखो ये क्या है? टाइड्स हैं। तो टाइड्स तीन चीज़ों की वजह से होती है। एनसीईआरटी यूपीएससी पूछ चुका है। एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखो पेरिहीलियन और एपीलियन क्या होता है। एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको डेट्स भी याद होना चाहिए। पेरिहीलियन का मतलब जब हमारा अर्थ सबसे ज़्यादा पास होगा सन के, कब होगा? 3 जनवरी को।
एपहीलियन का मतलब हमारी अर्थ जो है वो सन के सबसे ज़्यादा दूर होगी, वो होता है 4 जुलाई को। ऐसे याद रखता हूँ मैं, पी से पास और पी से पेरिहिलियन। सबसे पास कब होगी अर्थ सन के? 3 जनवरी को। एपहीलियन 4 जुलाई के आसपास। उसके बाद कुछ टाइड्स आपको याद रखनी चाहिए, नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स। नीप टाइड्स कब बनती है? नीप टाइड्स जब बनती है जब अर्थ सन और मून 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर जो टाइड का साइज़ होता है वो कम होता है। उसके बाद स्प्रिंग टाइड्स कब बनती है? जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, अर्थ सन और मून एक स्ट्रेट लाइन्स में होंगे, और यहाँ पर क्या बनेगी? हमारी स्प्रिंग टाइड्स बनेगी। ऐसे याद रखो इसका, एन से 90, एन से नीप टाइड्स, एस से स्प्रिंग टाइड्स, एस से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर स्प्रिंग टाइड्स में जो हमारी टाइड्स बनती हैं वो सबसे हाईएस्ट बनती हैं। उसके बाद याद रखो कोल्ड करंट्स, वार्म करंट्स। बस कोल्ड करंट्स याद रख लो, उसके ऑपोजिट हमारे वार्म करंट्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कोल्ड करंट है ये लैब्राडोर करंट, ठीक है, लैब्राडोर करंट। और नीचे आता है गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट, ये मिलते हैं यहाँ बनाते हैं न्यू फाउंडलैंड। और कोल्ड करंट याद रखना है आपको, जापान वाला ओयाशियो। एक और कोल्ड करंट है कैलिफोर्निया। आपको ध्यान रखना है जो अलास्कन करंट है, अलास्कन करंट वो कोल्ड करंट नहीं है, अलास्कन करंट हमारा वार्म करंट है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट। उसके बाद ध्यान रखना है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, फाकलैंड करंट, बेंगुला करंट, कैनरी करंट, वेस्ट अटलांटिक करंट। तो ये 3-4 चीज़ें आपको 5-6 ओशन करंट्स याद रखना है जो कि कोल्ड है। इसके ऑपोजिट सारे वार्म है, लैब्राडोर कोल्ड, कैलिफोर्नियन कोल्ड, हम्बोल्ट कोल्ड, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड, फाकलैंड कोल्ड, बेंगुला कोल्ड, कैनरी कोल्ड, और ओयाशियो और वेस्ट अटलांटिक करंट, ये सब कोल्ड करंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ एक दो चीज़ याद रखना, देखो बायोम्स हैं, फॉरेस्ट बायोम्स। फॉरेस्ट बायोम में, ट्रॉपिकल बायोम में, मतलब इक्वेटर वाला देख रहे हैं। इक्वेटर पे आपको ध्यान रखना है जो सॉइल्स होती हैं वो पुअर होती है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। इक्वेटर पे जो रेन फॉरेस्ट में सॉइल होती है वो होती है पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको जो अलास्कन वाला रीजन है, अलास्का वाला रीजन हो गया और साइबेरिया वाला रीजन हो गया, यहाँ पर भी जो सॉइल्स होती हैं वो पुअर होती है न्यूट्रिएंट्स में। तो 2 एरिया देख लिया हमने पुअर वाले, कौन कौन से? एक हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और दूसरा हो गया हमारा साइबेरिया वाला। उसके बाद देखो यहाँ पर डेजर्ट्स में आपको लिटिल और नो ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर जो है ह्यूमस वगैरह बहुत कम मिलते हैं हमें डेजर्ट्स में, ठीक है। बाकी इस टेबल में कुछ ऐसा खास नहीं है। कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल्स और सल्फर साइकिल, ये सब आप उसमें पढ़ते हो एनवायरनमेंट में, तो एनसीईआरटी में कुछ खास दिया नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जहाँ से आपने पढ़ा वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ मेजर हॉटस्पॉट्स पता होना चाहिए आपको, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। हॉटस्पॉट कौन देता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक हॉटस्पॉट की जगह एक होप स्पॉट्स भी होता है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। हॉटस्पॉट देता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, है ना, वही देता है ना। इंडिया में 2-3 हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं आपको, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज़, एक सुंदरलैंड वाला भी होता है, ठीक है, और एक नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट असम और मेघालय, ठीक है। तो हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स गिवन है, जैसे हमने होगनिकल फॉल्स तो देख लिया कहाँ पर है, कावेरी पे, तमिलनाडु में। बूढ़ी गंडक किस रिवर पे है? कपड़ताल लेक किस रिवर पे है? बूढ़ी गंडक पे। उसके बाद देखो हम्बोटिया डिकरंस बेड, ये जो है ये एंडेमिक ट्री है वेस्टर्न घाट्स के। हम्बोटिया डिकरंस बेड, हम्बोटिया डिकरंस बेड, ठीक है। और एंट्रेंस मेंढर जो होते हैं, एंट्रेंस मेंढर देखने को मिलेगा आपको ग्रैंड कैनियन में। हमने पीछे देखा ना ग्रैंड कैनियन, कौन सी रिवर थी? कोलोराडो रिवर। कहाँ ड्रेन करती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो भाई ये हो गई आपकी पूरी एनसीईआरटी, ठीक है। हमने कितना हो गया 40 मिनट के आसपास में पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर ली। और इसके बाहर तो रेयरली क्वेश्चन पहुंचेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी दे रहा हूँ, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। अगर आपको ये पता होंगे इतने सारे फैक्ट्स तो आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं लॉजिक लगा के सही कर लोगे, ठीक है। मैं भी एनसीईआरटी अब नहीं रीड करता हूँ, मैं भी यही पीडीएफ रीड करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।